हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आज है संडे और हम आपके लिए लेकर के आए हैं संडे धमाका, जिसमें आज हम आपको केमिस्ट्री के कुछ मिक्सचर MCQ करवाने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन भी करेंगे, तो आप सभी लोग आज की वीडियो को बिल्कुल भी इसके मत करना, अंत तक देखना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उससे पहले आप सभी लोगों को पता होगा कि हमने आपकी फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, जिसमें हमने मापन के बारे में जानकारी दी। यदि अभी तक आपने फिजिक्स की क्लास नहीं देखी तो एक बार जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अब आपको एक दिन फिजिक्स की क्लास मिलेगी और एक दिन आपको केमिस्ट्री की क्लास मिलेगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, अच्छी लगे तो लाइक भी करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। और यदि आपको इन सभी वीडियो की PDF भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है ग्लोबल साइंस IQ, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ आपको सभी वीडियो की PDF भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेथेन एल्केन श्रेणी का है। मेथेन एल्केन श्रेणी का है प्रथम सदस्य, द्वितीय सदस्य, तृतीय सदस्य या फिर चतुर्थ सदस्य। तो आपको पता होगा मेथेन जो है वो एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। एल्केन श्रेणी जो आपका एल्केन होता है उसका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। ठीक है, जहाँ ये N है वो कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाएगा। जैसे कि हम एल्केन का प्रथम सदस्य निकालना चाहे तो हमें N बराबर 1 रखना पड़ेगा। जब हम N बराबर 1 रखेंगे तो हमारा C1H2 × 1+2 हो जाएगा। जब हम करेंगे तो C2 का 1 में हम मल्टीपल करेंगे तो 2 आएगा, और 2+2 करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। तो CH4 जो कि होता है मेथेन, जो एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य। ठीक है, अब बात की जाए कि मेथेन की खोज किसने की थी, तो याद रखना मेथेन गैस की जो खोज की थी वो वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने सन 1778 ईस्वी में की थी। जो मेथेन गैस है इसकी खोज वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने सन 1778 ईस्वी में की थी। ठीक है, और मेथेन गैस का दूसरा नाम मार्स गैस भी होता है, ये भी याद रखना। मेथेन गैस का दूसरा नाम मार्स गैस भी होता है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला CH4 होता है। तो याद रखना इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A होगा, वो राइट होगा। मेथेन जो है वो एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कौन सा वर्ग बाद में जोड़ा गया था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कौन सा वर्ग बाद में जोड़ा गया था, 0 वर्ग, 7वां वर्ग, 8वां वर्ग या फिर ये सभी। तो आपको पता होगा मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो बाद में वर्ग जोड़ा गया वो 0 वर्ग है, जिसे 18वां वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना 0 वर्ग, 18वां वर्ग, जिसमें अक्रिय गैस है जिसे उत्कृष्ट गैस के नाम से भी जाना जाता है, वो रखी गई है। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि हमारी कौन कौन सी अक्रिय गैस होती है। इससे संबंधित आपको अभी होमवर्क भी मिलेगा, जहां आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन हमने पूछा है। ठीक है, तो ओनली इतना याद रखना कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो बाद में वर्ग जोड़ा गया वो 0 वर्ग है, जिसे 18वें वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। कैल्शियम के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो देखो कैल्शियम के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तभी निकाली जा सकती है, सबसे पहले आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा। तो जब हम कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कैल्शियम C20 होता है। कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 20 होता है। इसके आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
4s2, यही तो हो जाएगा। हम इलेक्ट्रॉनों को गिनेंगे तो 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 2 20। ठीक है, हमारा जो कैल्शियम 20 परमाणु क्रमांक होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल के आ गया। मुझे देखना है कि इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो संयोजी कोष में कब पता चलेगी, जब हम अष्टक को देख लेंगे कि इसका अष्टक कहाँ पर पूर्ण हो जाता है और ये कितने इलेक्ट्रॉनों का दान करता है। जितने इलेक्ट्रॉनों का ये दान करेगा या फिर ग्रहण करेगा वही इलेक्ट्रॉन हमारे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहे जाएंगे। हम देखेंगे फर्स्ट कक्षा में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। उसके बाद सेकंड में देखेंगे तो हमारे 8 हैं। इसी प्रकार से हम थर्ड में देखेंगे तब भी हमारे 8 इलेक्ट्रॉन है, जबकि हम फोर्थ में देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आप देख सकते हैं हमारा 2 8 8 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल के आ गया। यदि कैल्शियम अपना अष्टक पूर्ण करना चाहिए, आपको पता है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण करके अक्रिय गैसों के समान होना चाहता है। यदि ये कैल्शियम अष्टक पूर्ण करना चाहे तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा या फिर 6 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। जबकि हमने आपको बताया था यदि किसी भी तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा, और यदि 4 से अधिक है तो वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। ठीक है, तो इसके वाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, मींस 4 से कम है, तो ये क्या करेगा, अपने वाह्यतम कक्षा में से 2 इलेक्ट्रॉनों को दान कर देगा और इसके वाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाएंगे और ये आर्गन अक्रिय गैस के समान हो जाएगा। ठीक है, और ये जितने इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा वही इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कहे जाएंगे। ये हमारा फोर्थ कोष जो है वो संयोजी कोष है, किसका, कैल्शियम का। ठीक है, तो बात की जाए कि कैल्शियम के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो आप कमेंट कर देना, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर समझा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि C2H2 अणु में है, C2H2 अणु में है, आपको सिग्मा और पाई की संख्या को ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी संरचना बनानी पड़ेगी। जब हम इसकी संरचना बनाएंगे तो आपको पता है कि किसी भी प्रकार कुछ भी करना पड़े आपको कार्बन के 4 आबंध बनाने और हाइड्रोजन के साथ बनाने। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यदि हम कार्बन के 4 बनाएंगे तो हमें इस प्रकार से इसकी संरचना बनके हमारी तैयार हो जाएगी। क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है तो कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड और हमारा सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, सिग्मा और पाई की संख्या को ज्ञात करेंगे। आपको पता है जहां पर एकल बंध होता है वहां पर एक सिग्मा होता है और जहां पर डबल बॉन्ड होता है वहां पर एक सिग्मा और एक पाई आबंध होता है, और जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां पर एक सिग्मा और 3 पाई आबंध होते हैं। तो ये पहले हमारा हाइड्रोजन एकल बंध से है तो ये हमारा यहाँ पर सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होते हैं। उसके बाद हमारा कार्बन कार्बन के मध्य एक सिंगल बॉन्ड है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिग्मा। यदि इसमें देखे जाए तो 1 2 3 मीन्स सिग्मा जो है वो कितने हैं, 3। सिग्मा की संख्या 3 है जबकि पाई की संख्या देखी जाए तो 2 है। ठीक है, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा वो राइट होगा। यहाँ पर 3 सिग्मा और 2 पाई आबंध उपस्थित हैं C2H2 अणु में। ठीक है, ऐसे हम आपको निकालना भी सिखा चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। देखो आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है, 4th लेक्चर जो है वो आपको बहुत ही जल्द मिलेगा। आज आपकी केमिस्ट्री की क्लास हो गई। ठीक है, अब आपको कल जो मिलेगी वो फिजिक्स की होगी, जबकि आपको नेक्स्ट क्लास जो मिलेगी फिजिक्स के बाद वो आपकी केमिस्ट्री की होगी, जहां पर हम IUPAC नामकरण करना सिखाएंगे। ठीक है, तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, शेयर करो, जिससे कि हमारा भी मन लगता रहे और हम आपके लिए कंटिन्यू क्लास लेते रहें। ठीक है, तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर 3 सिग्मा और 2 पाई आबंध होगा। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम लगवा भी चुके हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कार्बन C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C में sp3 संकरण है। आपको बताना होगा किस कार्बन पर sp3 संकरण है, C1 पर है, C2 पर, C3 पर या फिर C5 पर। ठीक है, आपको ये बताना होगा कि किस पर sp3 संकरण है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी संरचना को खोलेंगे। संरचना को किस प्रकार से आपको पता है, आपको कार्बन के 4 आबंध बनाने हैं। ठीक है, फर्स्ट कार्बन पर देखा जाए तो हमारे कितने
कितने आबंधित 2, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, हमारे 4 जो कार्बन है उसके 4 बंध बनके तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट पर देखेंगे तो 1 2 3, तो हम क्या करेंगे 1 हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, इसके भी 4 बंध बनके तैयार हो जाएंगे। इसी प्रकार से आगे कार्बन पर देखा जाए तो हमारे 3 है, 1 को जोड़ देंगे, हमारे इसकी भी बैलेंसी पूर्ण हो जाएंगे बंद, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट को देखेंगे तो इसके भी 3 है, 1 को जोड़ेंगे 4, आगे देखेंगे तो हमारा 1 है, तो हम 4 हाइड्रोजन को इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे sp3 संकरण जानने के लिए हमें सिग्मा और पाई को देखना पड़ेगा, इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई है। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड है तो हमारा सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, डबल बॉन्ड है 1 सिग्मा 1 पाई, ठीक है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा होगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई होगा, ठीक है। यहाँ पर भी सिग्मा होगा, यहाँ पर भी सिग्मा होगा, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो सभी जगह हमारा क्या होगा सिग्मा होगा, ठीक है। मुझे ज्ञात करना है sp3 संकरण, और sp3 संकरण कब होगा जब 4 सिग्मा आबंध होंगे। जिस कार्बन पर 4 सिग्मा आबंध होंगे वहां sp3 संकरण होता है, जहां पर 3 सिग्मा आबंध होते हैं वहां sp2 संकरण होता है, और जबकि जहां पर 2 सिग्मा होते वहां पर sp संकरण होता है, ये आपको पहले से पता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट कार्बन पर देखेंगे तो फर्स्ट कार्बन पर 1 2 3 सिग्मा है, मीन्स हमारा यहाँ पर sp2 संकरण है, जबकि मुझे sp3 को देखना है। नेक्स्ट पर देखेंगे तो 1 2 3, यहाँ पर भी 3 सिग्मा है, तो ये भी हमारा sp3 संकरण नहीं होगा। नेक्स्ट पर देखेंगे तो वहां पर भी हमारे 3 है 1 2 3, ठीक है, ये भी हमारा sp3 संकरण नहीं होगा। फोर्थ कार्बन पर देखेंगे तो 1 2 3, यहाँ पर भी 3 ही हमारे सिग्मा है, तो यहाँ पर भी हमारा sp3 संकरण नहीं होगा। जबकि लास्ट और फिफ्थ को देखेंगे तो 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, ये जो कार्बन है फिफ्थ कार्बन उसमें 4 सिग्मा है, और जहां पर 4 सिग्मा उपस्थित होते हैं वहां पर हमारा sp3 संकरण बनके तैयार हो जाता है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा वो राइट होगा, मींस फिफ्थ कार्बन जो होगा उस पर sp3 संकरण बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो आप कमेंट कर देना, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलयन कैसा मिश्रण है। विलयन कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, संतृप्त विलयन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है विलयन जो है वो एक समांगी मिश्रण होता है जो कि विलय और विलायक से मिलकर के बना होता है, ठीक है। विलयन जो है वो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है जो विलय और विलायक से मिलकर के बना होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्वों का तर्क नियम किसने प्रतिपादित किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तत्वों का तर्क नियम किसने प्रतिपादित किया। न्यूलैंड्स ने, मोज़ले ने, मेंडलीफ ने या फिर डॉवेराइनर ने। तो देखो तत्वों का जो तर्क नियम है वो डॉवेराइनर नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया, ठीक है। जहां पर डॉवेराइनर के द्वारा कहा गया था कि यदि समान तत्वों को 3 के समूहों में वर्गीकृत किया जाए तो बीज तत्व का परमाणु भार शेष 2 तत्वों के परमाणु भार का औसत होगा, ठीक है। ऐसा डॉवेराइनर ने कहा था कि यदि एक समान तत्वों के हम 3 समूहों को बना लें, 3 समूहों में वर्गीकृत कर लें तो उनमें से जो बीच वाला तत्व होगा उसका परमाणु भार 2 तत्व जो हैं उनके परमाणु भार का औसत भार होता है, ठीक है। तो ये तत्वों का तर्क नियम है जो कि डॉवेराइनर नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था, और न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक ने अष्टक नियम दिया है, जबकि मोज़ले द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण हुआ है और मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का निर्माण किया है, ठीक है। याद रखना, न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया, मोज़ले ने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया और मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का निर्माण किया था, जबकि डॉवेराइनर नामक वैज्ञानिक ने तर्क नियम दिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी जल की खोज किसने की। भारी जल की खोज किसने की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। भारी जल की खोज यूरे तथा वासबर्न नामक वैज्ञानिक ने की। भारी जल की खोज यूरे तथा वासबर्न नामक वैज्ञानिक ने की, वो भी सन 1932 ईस्वी में, ठीक है। सन 1932 ईस्वी में भारी जल की खोज यूरे तथा वासबर्न नामक वैज्ञानिक के द्वारा
की गई, जिसे ड्यूटेरेट जल भी कहा जाता है, ड्यूटीरेट जल भी कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला D2O होता है। D2O ये भारी जल का फॉर्मूला होता है। जबकि बात की जाए थेनार्ड, जो आपके थेनार्ड नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने हाइड्रोजन पराऑक्साइड की खोज सन 1818 ईस्वी में की थी। ठीक है, जो आपके थेनार्ड नामक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने हाइड्रोजन पराऑक्साइड की खोज सन 1818 ईस्वी में H2O2 की खोज की थी। ठीक है, ये हाइड्रोजन पराऑक्साइड का फॉर्मूला होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोने की शुद्धता किसमें निरूपित की जाती है? सोने की शुद्धता किसमें निरूपित की जाती है? कैरेट में, द्रव्यमान में, केल्विन में, या फिर इनमें से सभी? तो आपको पता होगा सोने की शुद्धता जो है वो कैरेट में निरूपित की जाती है। ठीक है, कैरेट में सोने की शुद्धता निरूपित की जाती है। सोने की बात की जाए तो याद रखना 24 कैरेट सोना जो होता है वो शुद्ध सोना होता है, लेकिन 24 कैरेट सोने का कभी भी आभूषण नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, जो 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना होता है उसका कभी भी आभूषण नहीं बनाए जा सकते। इसमें कठोरता लाने के लिए इसमें कठोरता प्रदान करने के लिए 2 भाग कॉपर को मिलाया जाता है। ठीक है, जो शुद्ध सोना होता है उसमें 24 कैरेट शुद्ध सोना हमारा होता है, जो कि जिसके आभूषण बनाना मुश्किल नहीं है। इसलिए इसमें क्या होता है कि 22 कैरेट सोना लिया जाता है और इसमें 2 भाग किसका लिया जाता है? कॉपर का। तब आपके आभूषण बन के तैयार किए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना कि सोने की शुद्धता जो निरूपित की जाती है वो कैरेट में की जाती है, और 24 कैरेट जो सोना होता है वो शुद्ध सोना होता है। शुद्ध सोने के कभी भी आभूषण नहीं बनाए जा सकते, इसलिए 24 कैरेट सोने में 2 भाग कॉपर को मिला करके आभूषण बनाए जाते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु कौन सी है? यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, ऑस्मियम है, या फिर प्लेटिनम है? तो याद रखना सबसे भारी धातु जो है वो ओस्मियम जो होती है वो सबसे भारी धातु होती है, जो कि प्रतीक चिन्ह इसका OS होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 76 होता है, और यदि इसके परमाणु भार की बात की जाए तो 190 होता है। ठीक है, 76 इसका परमाणु क्रमांक होता है और 190 इसका परमाणु भार होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रेफीन क्या है? ग्रेफीन क्या है? फास्फोरस का पररूप, कार्बन का पररूप, प्लास्टिक, या फिर कृत्रिम ग्रेफाइट? तो देखो आपको पता होगा जो ग्रेफीन है वो कार्बन का अपर रूप होता है। कार्बन के कहिए का अपर रूप आपने सुने होंगे, हीरा है, फ्लोरीन है, और जो है हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है। ठीक है, और ग्रेफीन जो है वो भी एक कार्बन का अपर रूप है। याद रखना ये एक शक्तिशाली पदार्थ है। जो ग्रेफीन है वो एक शक्तिशाली पदार्थ है। इसका प्रयोग जो किया जाता है वो टच स्क्रीन, जो टच स्क्रीन जैसे कि आपका हो जाता है LCD और आपका LED के लिए चालक पदार्थ के रूप में किया जाता है। ठीक है, जो आपका ग्रेफीन है एक शक्तिशाली पदार्थ है और इसका उपयोग टच स्क्रीन, LCD और LED के लिए चालक पदार्थ के रूप में किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जो कि हमने आपके लिए होमवर्क में रखा है कि अक्रिय गैसें अथवा उत्कृष्ट गैसें कौन कौन सी हैं तथा कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। इसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा। जो बच्चे इसका सही और सबसे पहले आंसर इसका जो देगा उसके आंसर को हम पिन करके रखेंगे। ठीक है, तो हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है कि अक्रिय गैस अथवा उत्कृष्ट गैसें कौन कौन सी होती हैं और कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती। दोनों क्वेश्चन का आंसर जो सही और सबसे पहले एक साथ देगा उसके आंसर को हम पिन करके रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। तैयार रहना, नेक्स्ट क्लास आपको फिजिक्स की मिलेगी। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।